आप लोग जो न्यूज़ देखते हैं वो सभी लोग जानते हैं कि अक्टूबर 2023 में फिलिस्तीन के हमास उग्रवादी ग्रुप ने इजरायल पर हमला किया था। हमास को ईरान का समर्थन प्राप्त है। मध्य पूर्व एशिया के क्षेत्र में ईरान और इजरायल की सैन्य शक्ति बहुत मजबूत है। ईरानी शासक इजरायल के अस्तित्व को नहीं मानते हैं क्योंकि इजरायल का निर्माण अमेरिका की मदद से फिलिस्तीन की भूमि पर हुआ है। ईरान इजरायल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता है। ईरान अपनी आर्थिक स्थितियों के कारण गाजा युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। ईरान के खिलाफ कई आर्थिक प्रतिबंध हैं। पिछले कुछ वर्षों में प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था और लोगों पर गंभीर असर डाला है। 1979 से संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान की नीतियों को प्रभावित करने के लिए प्रतिबंधों का उपयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व किया है, जिसमें ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम भी शामिल है। यूरेनियम एक ऐसा केमिकल है जिससे परमाणु बम बनाया जाता है और इसलिए पश्चिमी सरकारों को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता विकसित करना चाहता है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक उद्देश्यों के लिए है, जिसमें बिजली पैदा करना और चिकित्सा उद्देश्य शामिल हैं। ईरान में मुद्रास्फीति की दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। लेकिन मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति का मतलब है किसी देश में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि और उस देश की मुद्रा का मूल्य कमजोर होना। ईरान खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। ईरान को खाद्य पदार्थों का आयात करना पड़ता है। ईरान का आधा खर्च खाद्य पर होता है। ईरान की अर्थव्यवस्था तेल से लेकर बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड द्वारा नियंत्रण किया जाता है। अब ईरान आर्थिक प्रतिबंधों के कारण निजी क्षेत्र के उद्यमों को महत्व देता है। इसलिए भारत को ईरान में एक बंदरगाह बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। ईरान की अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक है। ईरान के लोग भी पर्याप्त भोजन खरीदने में सक्षम नहीं हैं। यदि इजरायल के साथ कोई सैन्य संघर्ष होता है तो यह ईरान के लिए आर्थिक झटका होगा। ईरान का व्यापार मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप पर निर्भर करता है। लेकिन आजकल ईरान धीरे धीरे पूर्वी देशों, खासकर चीन के साथ व्यापार संबंध बनाने जा रहा है। ईरान के रूस और चीन के साथ अच्छे संबंध हैं और रूस और चीन के साथ व्यापार ईरान की अर्थव्यवस्था को उन्नति की ओर ले जा सकता है। लेकिन चीन और रूस के साथ व्यापारिक संबंध ईरान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इजरायल द्वारा फिलिस्तीन में हजारों लोगों की हत्या और लेबनन में हमास और हिजबुल्लाह के उग्रवादी नेताओं की हत्या और इजरायल द्वारा लेबनन में नागरिकों की हत्या के बाद ईरान ने अपना आपा खो दिया है, क्योंकि दोनों उग्रवादी समूहों को ईरान का समर्थन प्राप्त है और ईरान इजरायल के खिलाफ ऐसे उग्रवादी समूहों को हथियार भी मुहैया कराता है। ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 को इजरायल के धरती पर बहुत सारे मिसाइलें दागी हैं। इजरायल ने ईरान को इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। अगर लड़ाई हुई ईरान और इस्राइल के बीच तो दोनों देश का सैन्य ताकत कितनी है उसको जानना भी जरूरी है। तो आइए इस बारे में जानें। सैन्य शक्ति के बारे में बात करने से पहले आइए हम अतीत में इजरायल और अन्य देशों के बीच संघर्ष के इतिहास के बारे में जानते हैं। सन था 1967 और तारीख था 5 जून। इसी साल में एक लड़ाई हुआ था जिसे तीसरा अरब इसराइल युद्ध के नाम से जाना जाता है। अरब इजराइल युद्ध या तीसरा अरब इजराइल युद्ध 5 से 10 जून 1967 तक इजराइल और अरब राज्यों, मुख्य रूप से मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के गठबंधन के बीच लड़ा गया था। अरब राज्यों ने इजरायल की सैन्य शक्ति को कम करके आंका, लेकिन 6 दिनों में इजरायल ने तीनों अरब देशों की सेनाओं को ध्वस्त कर दिया। युद्ध का मुख्य कारण गैलीली का समुद्र था। गैलीली का समुद्र एक ताजे पानी की झील है और इसलिए यह पानी की झील मनुष्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ताज़ा पानी मनुष्य के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया में केवल 3% ताज़ा पानी है। 97% पानी खारा पानी है। 2050 तक मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका का हर एक देश अत्यधिक पानी के अभाव में रोएगा। यदि तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो इस क्षेत्र में मीठे पानी की उपलब्धता में 75% की गिरावट आएगी।
इस सदी के अंत तक इस क्षेत्र के कई देशों में तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की उम्मीद है। अब आप समझ गए होंगे कि जीवन में ताज़ा पानी कितना महत्वपूर्ण है और क्यों हमें ताजे पानी के संरक्षण का प्रयास करना कितना जरूरी है। पूरे इजराइल में गैलीली सागर से ताजे पानी का उपयोग करने से अरब देशों और इजराइल के बीच तनाव पैदा हो गया। इजराइल ने नेगांव रेगिस्तान से नहर या कैनल बनाकर गैलीली सागर से पानी पूरा इजराइल के लोगों को सप्लाई करना चालू किया और गलीली की ताज़ा पानी पूरे इजराइल द्वारा पूरे इजराइल की आबादी के लिए सप्लाई करना इजराइल और अरब देशों के बीच युद्ध का कारण बन गया। गैलीली सागर में बहने वाली अधिकांश पानी की धाराएं गोलान हाइट्स से बहती हैं। गोलान हाइट्स दक्षिण पश्चिमी सीरिया में स्थित है और पूर्वोत्तर इजराइल में फैली हुई है। यह दक्षिण में यारमोक नदी, पश्चिम में गैलीली सागर से घिरा है और साथ में जॉर्डन और लेबनान के साथ भी सीमा साझा करता है। वर्ष 1967 के इस्राइल और मध्य पूर्व एशिया के अरब देश के साथ युद्ध के दौरान इजराइल ने गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया और 1981 में इसे इस्राइल अपने में मिला लिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अधिकांश देश इजराइल के इस विलय को मान्यता नहीं देता है। 1967 में 6 दिवसीय अरब इस्राइल युद्ध के दौरान इजराइल ने गैलीली के पूरे सागर के साथ साथ गोलान हाइट पर भी नियंत्रण कर लिया। इस तरह से अवैध तरीके से दूसरा देश का जमीन और पानी पे कब्जा करना इस्राइल का नीति बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन हमेशा इजराइल का समर्थन करते हैं और इजराइल को अन्य देशों के भूमि और जल संसाधनों पर कब्जा करने में मदद करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका हमेशा इजराइल को धन और हथियारों से मदद करता है। अब सवाल यह है कि 21वीं सदी में इजराइल की सैन्य ताकत कितना है। शायद ईरान के साथ इस्राइल का एक भयानक युद्ध होने वाला है। सबसे पहले हमें इजराइल की सैन्य तकनीक के बारे में बात करने की जरूरत है। इजराइल युद्ध में कंप्यूटर और अन्य तकनीकों द्वारा मनुष्य की जगह लेना चाहता है। इजराइल में आर्मी के हथियार बनाने की कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो युद्ध में उपयोग करने के लिए नई तकनीक विकसित करने में लगी हुई हैं। इजराइल के पास मानव रहित हवाई वाहन है। लेकिन मानव रहित हवाई वाहन क्या है? मानव रहित हवाई वाहन, जिसे आमतौर पर ड्रोन के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा विमान है जिसमें कोई मानव पायलट, चालक दल या यात्री सवार नहीं होता है। मानव रहित हवाई जहाज को मूल रूप से 20वीं शताब्दी में सैन्य मिशनों के लिए विकसित किया गया था जो मनुष्यों के लिए बहुत सुस्त, गंदे या खतरनाक थे और 21वीं सदी तक वे अधिकांश सेनाओं के लिए आवश्यक संपत्ति बन गए थे। इजराइल मध्य पूर्व में ड्रोन के सबसे बड़े ऑपरेटरों में से एक है और यह तकनीक का शुद्ध निर्यातक भी है। हालांकि इजरायली रक्षा बलों के अधिकांश यूएवी या मानव रहित विमान इन्वेंट्री भी निहत्थे थे क्योंकि इजरायली सिद्धांत में उनका प्राथमिक कार्य जमीनी बलों के लिए सही समय पर दुश्मन को आक्रमण करने की जानकारी प्रदान करना है। इजरायली यूएवी या मानव रहित विमान की सटीक संख्या प्राप्त करना बेहद मुश्किल है। इजराइल ने एंटी ड्रोन सिस्टम में भी बनाया है। इसका रडार आधारित सिस्टम को ड्रोन डोम के रूप में भी जाना जाता है और ये दुश्मन की ड्रोन की पहचान कर सकता है और कई किलोमीटर दूर से उन्हें ध्वस्त करने के लिए लेजर शस्त्र का उपयोग कर सकता है। ईरान के साथ युद्ध में इजराइल द्वारा ड्रोन का उपयोग ईरान के लिए विनाशकारी हथियार साबित होगा। लेकिन ईरान भी ड्रोन की उत्पादन में पीछे नहीं है। वर्ष 1980 के दशक के मध्य में ईरान मानव रहित हवाई वाहनों या ड्रोन में रुचि रखने लगा। ईरानियों ने तब से इनका निर्माण शुरू कर दिया है। वर्ष 2024 तक ईरान के सैन्य औद्योगिक क्षेत्र ने निगरानी, टोही और युद्ध के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हजारों उन्नत ड्रोन का उत्पादन किया है, जिनका इस्तेमाल मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना के साथ साथ अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ किया जाता है। ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन ईरान समर्थित इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में मिलिशिया को ईरान सप्लाई करता है और ईरान के शत्रु के खिलाफ ईरान द्वारा बनाया हुआ ड्रोन सबसे बड़े खतरों में से एक है। मध्य पूर्व एशिया के विभिन्न संघर्षों में महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाले उल्लेखनीय हमलों में ड्रोन शामिल हैं। सितंबर 2019 में ईरान से दागे गए ड्रोन और क्रूज मिसाइलों ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल प्रतिष्ठानों पर हमला किया, जिससे राज्य के पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा अस्थायी रूप से बाधित हो गया। 28 जनवरी 2024 को एक ईरानी निर्मित ड्रोन ने इराक और सीरियाई सीमाओं के साथ लगे जॉर्डन में एक अमेरिकी चौकी टावर पर हमला किया, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 40 से अधिक घायल हो गए। जनवरी 2024 में यमन में हौथियों द्वारा लाल सागर में जहाजों पर 18 ईरानी डिजाइन किए गए ड्रोन दागे गए। लेकिन हौथिस कौन है? हौथिस एक सशस्त्र राजनीतिक और धार्मिक समूह है जो यमन के शिया मुस्लिम अल्पसंख्यक का समर्थन करता है। यह उग्रवादी संगठन खुद को इजरायल, अमेरिका और पश्चिम के खिलाफ ईरान के नेतृत्व वाली गुट का हिस्सा बताते हैं।
साथ ही हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह आंदोलन जैसे सशस्त्र समूहों का भी खुद को हिस्सा बताते हैं। ईरान समर्थित मिलिशिया गुटों ने वर्ष 2021 में इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य और राजनयिक लक्ष्यों के खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास और इजरायल के बीच युद्ध छिड़ने के बाद सीरिया, इराक और जॉर्डन में लक्ष्यों पर ड्रोन हमले फिर से बढ़ गए। ईरान ने 2022 से रूस को सैकड़ों ड्रोन भी दिए हैं, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन में रूस द्वारा नागरिक और सैन्य लक्ष्यों के खिलाफ किया गया है। रूस ने ईरानी ड्रोन मॉडल की नकल करने के लिए अपना खुद का उद्योग स्थापित किया है। ईरान की ड्रोन कूटनीति अपने रक्षा उद्योग को शक्तिशाली करने, ईरान अपने रणनीतिक गठबंधनों को मजबूत करने और खुद को एक दुर्जय हथियार की डीलर बनाने के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही है, जिसमें दुनिया भर में युद्ध के नियम को बदलने की क्षमता है। शाहेद 101 एक छोटा हमला करने वाला ड्रोन है जिसे लॉन्च करने के लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। रडार से बचने के लिए कम ऊंचाई पर यह ड्रोन उड़ता है और कम से कम 700 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। शाहेद 149 गाजा एक ईरानी मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन या ड्रोन है जिसे ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड द्वारा संचालित किया जाता है। इसका अनावरण 21 मई 2021 को किया गया था और इसका नाम 2021 के इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों के संघर्ष के सम्मान में फिलिस्तीन के गाजा पट्टी नाम की जगह पर रखा गया था। इसे 2022 में ईरान के IRGC या ईरान के एयरफोर्स को सौंप दिया गया था। यह ड्रोन पहले के शाहेद 129 की तुलना में बड़ा, भारी और अधिक शक्तिशाली है। इसकी उड़ान क्षमता 24 घंटे है। यह ड्रोन अधिकतम 2500 किलोमीटर दूरी के क्षेत्र तक जा सकता है। इसका पंख फैलाव 21 मीटर है। इसका अधिकतम गति 340 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 13 बम और 500 किलोग्राम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने में सक्षम है। यह टर्बोप्रॉप इंजन द्वारा संचालित पहला ईरानी UAV या ड्रोन है। ईरान द्वारा निर्माण किया हुआ कॉमन 22 नाम का ड्रोन एक लंबी दूरी का और खास लड़ाकू ड्रोन है जिसकी परिचालन सीमा 3000 किलोमीटर से अधिक है। यह ड्रोन 24 घंटे से अधिक समय तक 8000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। यह ड्रोन कई प्रकार के कार्गो के साथ साथ 4 गाइडेड मिसाइल, 2 अनगाइडेड बम और अन्य युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम है। यह ड्रोन विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए किया जा सकता है, जिसमें गश्त, टोही, डेटा एकत्र करना, इमेजिंग और स्मार्ट हथियारों के लोड के साथ हवाई युद्ध शामिल हैं। ईरान के ड्रोन बेहतर और अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं।